और दूसरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जिस तरीके से अभी हमने देखा, ये सीज फायर में बार बार, ये सीज फायर में हमने फायरिंग देखी, हमने अटैक्स देखे, हमने अमेरिका की तरफ से पहल देखी, उसके बाद इसको ईरान ने रिटेलिएट किया। अब जो ये इसको रिटेलिएट हो रही है और इसको ट्रंप के ऊपर इतना प्रेशर है इस लड़ाई को रोकने का। हम्म। देखिए अभी जो अ, इसको रिप्रेजेंटेटिव इसको सेनेट्स की जो वोटिंग हुई थी उसमें ट्रंप हैज लॉस्ट द वोट। और दूसरा, उसके चार रिपब्लिकन हैव वोटेड अगेंस्ट द पार्टी। तो इसको विद इन द मागा बेस ऑल्सो, अगर आप इसका मागा बेस भी देखें ट्रंप का, वो भी डेंट हो चुका है। और अमेरिका में भी सेंटिमेंट बहुत खराब है। ट्रंप की रेटिंग द लोअर्स, आई थिंक इट्स इन 14% और 16% एज पर सम यूएस एनालिस्ट। तो इसको मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप एक डेस्परेशन में आ गया। और ये जो नेतन्याहू है, ये लेबनान की लड़ाई नहीं रोक रहा है, हम्म। और इसको ईरान इंसिस्ट कर रहा है, बिकॉज अब ईरान ने अपना स्टैंड अपना बदल दिया है, जिसमें गजा को भी इंक्लूड किया है हम्म। और लेबनान को भी इंक्लूड किया है कि यहां पर भी लड़ाई बंद हो, हम तब बिल्कुल, वो बातचीत तो खुल करेंगे। करके कह रहा अब है कि तभी बातचीत होगी। लेकिन हाँ, ये मुझे लगता है रोहित जी कि इजराइल के लिहाज से बिल्कुल अच्छा नहीं होने वाला है। इजराइल को लेकर के भी तरीके के बयान आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को पागल करार दे रहे हैं, दूसरी तरफ उनका प्यार उमड़ रहा है। तो ये इजराइल के लिए भी तो अच्छी खबर नहीं होगी इस लिहाज से। मैडम, अभी जो डॉक्यूमेंट्स कुछ टाइम पहले हम्म। लीक हुए क्या रिलीज हुए हैं सीआईए के डॉक्यूमेंट्स, अगर उन्हें देखिए तो जॉन एफ कैनेडी के मर्डर में सीआईए है। पहले चीज ये एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसका इस ट्रंप की कंट्रोवर्सी से कोई रिश्ता नहीं। बस इसको दिमाग में रखिएगा इस डॉक्यूमेंट को, कि ये जेएफके के मर्डर जो हम इतने साल से नहीं पता था हमें, उस पर सीआईए का। अब आते हैं 1996 पे, 1960s में मर्डर हुआ था। 1996 का आप सर्च मार लीजिए गूगल पे, मैंने भी गूगल से ही पढ़ा है और पढ़े आर्टिकल्स। 1996 में नेतन्याहू, यही नेतन्याहू बिल क्लिंटन के ऑफिस में घुसे, प्रेसिडेंट को उसमें बात की। बात करके ये बाहर निकले ओवल ऑफिस से, गेट पे पहुंचे, गेट पे इनकी कार खड़ी थी, कार में बैठे, निकल गए। जब ये निकल गए जब ये निकल गए व्हाइट हाउस से, मतलब व्हाइट हाउस प्रीमाइसेस छोड़ दिया, उसके बाद बिल क्लिंटन अपने ऑफिस में, ओवल ऑफिस में चीखे कि ये मुझसे बात कैसे करता है, फिर सुपर पावर मैं हूं ये। और तो पढ़िएगा, नेट पे पढ़िएगा, नेट पे वो गाली भी लिखी है जो मैं यहाँ नहीं बोल सकता। हम्म। ये नेतन्याहू अमेरिकन प्रेसिडेंट से इस तरीके से बात, और नेतन्याहू के खिलाफ कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं जा सकता। जितनी फंडिंग होती है, ट्रंप को फंडिंग, सारी फंडिंग चली जाएगी डेमोक्रेट को। ये जितने बिलियनर्स बैठे, सिर्फ मैं बिलियनर्स नहीं गिनवा रहा, बिलियनर्स के आगे मिलियनर्स भी हैं, बिलियनर्स के आगे लॉबिंग फंड्स कंपनीज भी हैं, इनके अपने दामाद जेरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ, इनके चारों ओर यहूदी बैठे हैं। ये धमकी देंगे नेतन्याहू को, घंटों में गायब हो जाएंगी ये। 62 का 63 64 में हुआ था शायद उसका असैसिनेशन जेएफके का। ये जान रहे हैं सीआईए के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस है इन यहूदियों का। ये यहूदियों से बाहर जा पाएंगे, ये सारा, इसे बोलते हैं नौटंकी जो ये कर रहे हैं। हम्म। ये नौटंकी दुनिया को नहीं पता है क्या? सबको पता है क्या कर रहे हैं ये यही अगर ये जो बोल रहे हैं कि मैं नहीं होता तो 3 महीने इजराइल नहीं टिकता, भाई साहब आप इस कुर्सी पे अभी आके बैठो। यही सेंटेंस आपसे पहले के 5 जो प्रेसिडेंट है या 10 प्रेसिडेंट, वो भी यही सोचते थे कि मैं नहीं होऊंगा ना तो ये इजराइल खत्म हो जाएगा। नहीं खत्म हुआ अब तक। आपका कई बिलियन डॉलर्स का राइट ऑफ है, सीधे राइट ऑफ है कि कई बिलियन डॉलर्स हम सीधे इजराइल को देंगे, आप अपने आप को चलाइए। आप यहूदी लॉबी को मजाक समझ रहे? आपके इंडिया का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, वो साउथ अफ्रीका में अपना बिजनेस चलाते थे, यहूदी लॉबी से पंगा हो गया, सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर देंगे, सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर देंगे। और इंडिया में आप अडानी और अंबानी की बात करें तो उनके ऊपर आर्टिकल्स लिखे हैं। मुझे एक रूथस्टाइल पे एक आर्टिकल दिखा दीजिए यहूदी, और हर जगह ये रूथस्टाइल बैठे होते हैं, नाम आए ना आए बैठा होगा, इतने सारे पूरा भरा पूरा परिवार बैठा होगा। ये यहूदी लोगों से पंगा लेंगे ट्रंप। ट्रंप के अगले दिन कटोरा आ जाएगा हाथ में। ये कहानी सुना रहे हैं, ये ठीक है। सब झूठ बोल रहे हैं। इसका हाँ। रीजन ये है कि सामने इलेक्शन खड़े, इन्हें पता है हाँ। मैं हारने चलूंगा। बिल्कुल।
और एक बार हार गया तो कांग्रेस में मेरा एक बिल पास नहीं होगा। ट्रम्प एक हेयर कट भी लेते हैं तो उसका बिल भी वो वहां कांग्रेस से पास होता है। इनको पता है ये ड्रामा कर रहे हैं, ये ही विल बैक विद दैट Jewish lobby। यानी कि कैप्टन श्याम कुमार, अभी जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दो बयान आए, जो बातचीत चल रही है दोहा में, कतर में, उसके लिए उनकी तरफ से ये कहा गया कि बातचीत अच्छी चल रही है, बहुत जल्द हम हॉर्मुज खोलने वाले हैं। फिर कहा जाता है कि सितंबर तक भी हॉर्मुज ना खोले तो हमें क्या है, हमारा काम चल रहा है। तो ये सब कुछ इलेक्शन के मद्देनजर। धन्यवाद मीनाक्षी, जय हिंद, सर्ववर्ण। जैसा मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, कई लोग ईरान में हैं, कई लोग दुबई में हैं, कई लोग कतार में हैं। तो ये कतार में कई लोग खड़े हैं नेगोशिएशन के लिए, कई बातें करने के लिए। कतार हमेशा से मीडिएटर रहा है, चाहे अफगानिस्तान की बात करें। यस, पहले समझिए कि एक अच्छे राजनीतिकार और एक रणनीतिकार, दोनों का रोल एज सुप्रीम कमांडर एंड एज प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए अच्छे से निभाना आता है ट्रंप को, तभी दूसरी बार आए हैं। आर्थिक आकलन और जो उनके पॉलिटिकल सपोर्ट सिस्टम है मागा के रूप में अमेरिका का, ये दो बातें, और तीसरा कॉस्ट ऑफ वॉर, और चौथा जो मिलिट्री के जो स्ट्रैटेजी के साथ वो लड़ने आए। इन चारों को अलग अलग कंपार्टमेंट में बांट के देखना चाहिए। और अगर सबको, हालांकि इनके आपस में गुत्थम गुत्था इन बातों का होना ही है, क्योंकि लीवरेज होती है आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक। ईरान का अमेरिका से विरोधाभास सांस्कृतिक रूप से जो 53 में हुआ, 79 में हुआ, और वो अब 40 साल से जो हो रहा है, इनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। बड़ी पैठ है लोगों के अंदर घुसी हुई ये बात, चाहे ईरान के हो अमेरिका के अगेंस्ट या अमेरिका का हो ईरान के अगेंस्ट। तो कई सारे प्रेसिडेंट ने अपने अपने समय में कई बातें की हैं और इंटेंट जरूर दिखाते रहे ये लोग, चाहे वो JCPO हो या उसको तोड़ा गया हो फिर से 18 में, न्यूक्लियर की जो बातें हो रही हो, या सैंक्शंस हो, फ्रोजन एसेट्स हो, और ये इंटेंट को डेंट के रूप में ट्रंप ने लाया। तो हम इसको मान सकते हैं कि वो आगे आ गए और उन्होंने इसको विजिबल कर दिया। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अमेरिका के लोग पहले से ऐसा नहीं चाहते हैं। शरण दे रखी है वहां के इनके शाह को उन्होंने अपने अमेरिका में, और वो वहां से बातें करते रहते हैं। अब बात मान के चलो इनके स्टेटमेंट्स की, तो देखिए ट्रंप जो है वो प्रोटोकॉल को छोड़ते हुए डायरेक्ट मीडिया से स्टेटमेंट दे देते हैं, और कह सकते हैं वो अतिशयोक्ति हो जाती है, कभी आधा कभी पूरा, कभी यस कभी नो, और कई बार उनकी बातों का प्रोटोकॉल पे या व्हाइट हाउस के साथ सर्टेनिटी नहीं होती, वो इसको अप्रूवल भी नहीं देते हैं। और ईरान की तरफ से माने तो जनरली इनके जो न्यूज एजेंसी है, इनके जो लोग हैं, वो बयान वहां से देते हैं। हालांकि इस राजनीतिक या रणनीतिक फॉग में ये इसलिए किया जाता है ताकि दोनों अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बातों को पलट सकें और जब जैसी जरूरत हो वो कर सकें। क्योंकि फिलहाल जो माहौल है ये शीत युद्ध जैसा माहौल है, लड़ाई छिटपुट, थोड़ी बहुत गोलाबारी और ज्यादा डिप्लोमेटिक टेबल पे बातें, इसको फटकार उसको फटकार, ये सारी बातें के साथ ये युद्ध चला रहे हैं, और इसको आप एडहॉक नहीं कह सकते। ये एक नीति, रणनीति, सोची समझी एक पूरी तरह की चाल के साथ अमेरिका यहां आया है। मैंने किसी को कहा था एक बार कि अमेरिका पंजों पर है और ईरान शिकंजों पर है। आप इसको समझिए, ऐसे नहीं आए हैं अमेरिका सोच के, और इजराइल को अपने टारगेट्स के साथ अलग रखा हुआ है। कभी ऊपर से फटकार देना एक अलग बात है, लेकिन दोनों पूरी तरह से इंटीग्रेटेड होके अपनी बात कर रहे हैं। और जितना जंदा लंबा खिंचता जाएगा समय, उतनी गेन्स होती जा रही है इनको, चाहे आर्थिक रूप से ईरान को नुकसान हो, वर्ल्ड की ऊपर नीचे जो देख रहे हैं ऑयल की प्राइसेस कंट्रोल करते हुए शिप्स को भी निकाल रहे हैं, कॉमन जो यूरोपियन यूनियन की फोर्सेस को भी ला रहे हैं, पूरे विश्व को वहां घुसा भी रहे हैं, ब्लॉकेट भी कर रखा है, टेबल पे भी बात और ऊपर नीचे बात। और कह देना कि मैं मुस्तफा से मिलना चाहता हूं, कभी मुलाकात होगी, पर इसे भी किसी ने अप्रूव नहीं किया, कभी मुलाकात होगी और किस हालत में होगी ऐसा क्या पता, क्या किस तरह की बातें वो कह रहे हैं। हो सकता है ये ऑफेंसिव पोस्टरिंग हो। ठीक है, मेरा जो मानना था इस वॉर का, हाँ, जी मैं ठीक एक सेकंड कह दूं, मेरा जो मानना है कि एक बार फिर से डेंट होना ही है ईरान को, इसके लिए ईरान सतर्क है और इसलिए कॉशस है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन विंग कमांडर, क्या ये इजराइल के साथ मोह भंग वाली स्थिति में अमेरिका पहुंच चुका है? अभी रोहित सर ने हमें बताया कि किस तरीके से अमेरिकन राष्ट्रपति से वो बात करते चले आए हैं। अब ये बार बार ऐसा लगता है, सुनने में भी आता है, देखने में भी आता है, और ये फील भी होता है कि कहीं ना कहीं इजराइल अमेरिका को ATM की तरह इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इस बार तो लग रहा है मोह भंग हो गया अमेरिका का इजराइल से।
हाँ मीनाक्षी जी, देखिए रोहित जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही कही है। कोई मोह भंग नहीं हुआ है, और ये जितने भी सीज फायर की बातें की जा रही है ना, रोज आपने सुना होगा कि हर एक दिन पे ये आ जाता है कि लेबनान में सीज फायर पे बात हो गई है, और उसी दिन आप सुनते हैं कि वहां बिल्कुल, युद्ध फिर दिन में अटैक 4 हुआ बार है, हमले। और ज्यादा, और हाँ 4 बार हमले हो गए। तो ये बात क्या है, वस्तुतः आम जनता को हम लोग अच्छी तरह बता नहीं पा रहे हैं, और ये कंफ्यूजन जो है कई बार किसी दूसरे मीडिया के कारण हो रहा है। देखिए मैं इसकी क्लैरिटी बता दूं, ये जो पीस टॉक हो रहा है और ये डिक्लेरेशन हो रहा है सीज फायर का, वो लेबनान गवर्नमेंट और इजराइल के बीच में हो रहा है, और उसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि हम सीज फायर कर रहे हैं, डिक्लेयर कर दिया हमने सीज फायर, अगर अब हिजबुल्लाह अटैक नहीं करेगा, हिजबुल्लाह वहां से कोई एक्टिविटी नहीं करेगा, तो हम अटैक नहीं करेंगे हिजबुल्लाह के ऊपर में। इस सीज फायर का हिजबुल्लाह तो पार्टी है ही नहीं। You tell me one example where Hezbollah has been a party in declaration of ceasefire in Lebanon. हिजबुल्लाह ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है कि जब तक कि इजराइल वहां से पूरी सेना वापस नहीं लाता 28 अटैक के पहले वाली स्थिति में, तब तक वो सीज फायर नहीं मानेगा। इजराइल का कहना है कि जब पहल 2015 में जो यूनाइटेड नेशंस के अंडर में जो पास हुआ था, सबने साइन किया था कि लिटनी रिवर के दक्षिण में हिजबुल्लाह का कोई आर्म्ड प्रेजेंस नहीं होगा, इसको हिजबुल्लाह ने भी साइन किया है, वेस्टर्न कंट्रीज ने भी साइन किया है, इजराइल ने भी साइन किया है, यूएन ने भी साइन किया है, यूनाइटेड नेशंस का रिजोल्यूशन है इस पर 1707 रिजोल्यूशन है। और उसके बाद ये लिटनी रिवर के फिर दक्षिण में कैसे हिजबुल्लाह ने अपने सैन्य संगठन बना लिए, कैसे अपने आर्म्स एंड रॉकेट लॉन्चर इकट्ठे कर लिए, कैसे यहाँ एस्टेब्लिशमेंट कर लिया। तो इजराइल का कहना इस वास्तव में जायज है। और जब हाँ उसने क्या किया है, अति क्या किया है कि लिटनी रिवर नदी के बाद भी वो लिटनी रिवर को भी अब क्रॉस कर गया है। उसका कहना है कि हम जब लिटनी रिवर तक आकर के हम मार रहे हैं हिजबुल्लाह, और पीछे जाकर के वहां से हमारे ऊपर रॉकेट अटैक कर रहा है। एक दिन हिजबुल्लाह बैठ के इजराइल के साथ बात कर ले कि मैं अटैक नहीं करूंगा, आप आक्रमण रोकिए, तब अगर इजराइल नहीं आक्रमण करता है तब इजराइल दोषी है। और इसीलिए आप देखिएगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी साइलेंट है, बाहर से दिखाने के लिए मीडिया को वो बोलते हैं कि मैं नाराज हूं, एंड बार बार वो घुड़की देते हैं, फोन देते हैं, तो फोन से बात करते हो कि मैंने फोन पे बात किया, डांट दिया नेतन्याहू को, और उसी समय 1 घंटे बाद खबर आती है कि जम के बमबारी हुई नेतन्याहू के फोर्सेस द्वारा, आईडीएफ के द्वारा लेबनान पे। और ट्रंप क्या करते हैं, चुप है, क्योंकि बात वहां दूसरी है। इजराइल का कहना बड़ा साफ है कि हिजबुल्लाह वहां पे डिक्लेयर करे कि वो अटैक नहीं करेगा इजराइल के ऊपर, ये बात नहीं हो रही है। और पीस नेगोशिएशन में हिजबुल्लाह पार्टी नहीं बन रहा है, ये बात हो रही है। अब आता हूं मैं ये कहने पर कि जो ट्रंप ने कहा कि मुस्तफा से मिलने का, देखिए ये एक जो है न्यूयॉर्क पोस्ट का एक पॉडकास्ट है, जिस पॉडकास्ट में उनसे ये पूछा गया कि क्या आप मुस्तफा साहब से मिलना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा हाँ या आई विल मीट हिम। आप इस बात को समझिए कि उन्होंने किस लहजे में कहा यह बात, और इसको मीडिया में दूसरे रूप में पेश कर दिया गया। उसने कहा कि प्रॉब्ली या समटाइम्स आई विल डेफिनेटली मीट हिम समटाइम्स, कभी ना कभी तो मुलाकात होगी। कहने का उनका ये अर्थ है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि इसको कई जगह प्रो ईरान या दूसरे खास करके लोगों ने उसको क्या किया, अरे वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए हैं कि मुझे मुस्तफा से मिलना है, वो फंस गए हैं किसी तरह मुस्तफा से माफी मांग रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखिए पॉडकास्ट में उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये कहा कि हाँ संभवतः शायद कभी ना कभी तो मिलना होगा, ये उनका वर्ड है। इफ यू वांट आई कैन एग्जैक्टली रीड इट विदिन कोट अनकोट व्हाट प्रेसिडेंट ट्रंप हैज टोल्ड देयर। तो ये चीजों को, अच्छा अब मैं आता हूं एक और चीज पे, वहां डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं। वहां बिल्कुल एक नया डेवलपमेंट हो रहा है जो मैंने कल भी बताया था। अमेरिका बहुत ही शातिर तरीके से, प्लान तरीके से, वहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास जितने कम्युनिकेशन एंड रडार सेंटर्स हैं ईरान के, उसको वो सेलेक्टिव तरीके से बिना वार को ज्यादा एस्केलेट किए हुए पिन पॉइंटेडली उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। कशम आइलैंड के सेंटर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जब वहां के आसपास के सेंटर्स नहीं रहेंगे तो जहाजों के आवाजाही की खबर आईआरजीसी के सेना को नहीं मिलेगी। कैसे वो इंटरसेप्ट करेंगे, कैसे देखेंगे, कैसे कमांड सेंटर उनको बोलेगा कि हाँ इस जहाज को पकड़ो। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे एक फिक्स्ड प्लान के तहत जो सेंटकॉम की फोर्स है वो ऑपरेट कर रही है। दूसरा एक ऑपरेशन इन्होंने किया है
कि जो बिटकॉइंस के थ्रू ईरान जो अपने पूरे इकोनॉमिक सैंक्शंस को इवेड कर रहा था, बच करके अपना पूरा ट्रेड एंड कॉमर्स और अपना पैसा बाहर ले जा रहा था और बाहर से पैसा ला रहा था, उसको अमेरिका ने आइडेंटिफाई करके आपने सुना होगा नॉर्बिटेक्स एक्सचेंज को उन्होंने बैन कर दिया, उसको पकड़ लिया, 2-3 और एक्सचेंज को बैन किया है और सारे जगह अब ये बिटकॉइंस के थ्रू जो बैक चैनल से इनके ट्रेड का पैसा बाहर जा रहा था वो बंद हो गया है कल से। तो अब सवाल है कि कितना प्रेशर अमेरिकन ट्रंप पे लगाते हैं, हाँ। उनको भी प्रेशर हो रहा है और कितना प्रेशर उधर ईरान को भी प्रेशर हो रहा है कि उसका पैसा पूरा ब्लॉक हो गया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उसके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एंड कम्युनिकेशन सेंटर ध्वस्त हो रहे हैं, वो भी समय। तो बोथ आर रनिंग अगेंस्ट द टाइम, लेकिन देखना यह है कि कौन इस टाइम को ज्यादा समय तक झेल पाता है। जी हाँ, बिल्कुल रिजवी जी, लेकिन अभी की स्थिति जो है, खैर ईरान की तरफ से तो ये बयान दे ही दिया गया है, अब्बास अरागची कह चुके हैं कि अगर लेबनान में शांति होगी तो ही ईरान के साथ शांति वार्ता होगी। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि बातचीत हो चुकी है और हम पूरे तरीके से सहमत हैं, हॉर्मुज खुलने वाला है। अब ईरान का पक्ष क्या है, ये सच है या झूठ है? बेसिकली मैं पहले कह चुका हूं कि अमेरिका की तरफ से जो भी कुछ आज तक कहा गया है, बिल्कुल वो सिफर उसका रिजल्ट निकल आया है। हमें ये देखना है कि हार्मुज की जो बात है वह यहाँ हार्मुज की बात ही नहीं है। हार्मुज जो इस वक्त बेसिकली जो ट्रंप जो है वो सिर्फ अमेरिका के बारे में सोचता है, वो अपने ज़ात के बारे में सोच रहे हैं। जिस तरीके से पहले आप ये कह रहे थे, यहाँ मेरे एक दोस्त ने खूब कहा है कि ट्रंप जो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है कि वो जूज़ के खिलाफ कोई आवाज़ उठाएं या बोलें, क्योंकि ज़ाहिरी तौर उसका एक रिलेशन है उनके साथ। और जो अमेरिका में जो दखालत हैं, जो भी हुकूमत वहाँ अमेरिका में आती हैं, तो ज़ाहिरी तौर जब तक नहीं जूज़ उस हुकूमत को एक्सेप्ट न करेगी तब तक वो चलने वाली भी नहीं है। अब यहाँ एक बात ज़रूर है कि जैसे आपने हार्मुज की बात की है, हार्मुज के बारे में मैं यही कहूँ तो खुल भी सकता है और ज़ाहिरी तौर तो, लेकिन अगर ट्रंप जिस तरीके से चाह रहा है खुलें तो उस तरीके से मेरे नज़र में नामुमकिन है। जिस तरीके से ईरान चाहे और जिस तरीके से उनकी जो वहाँ गवर्नमेंट है, जिस तरीके से वो चाहें तो उस तरीके से हो सकता है। तो प्रेशर के ज़रिए ऐसा कुछ हो नहीं सकता। अगर प्रेशर के ज़रिए ये सारा कुछ होना था तो ये 1979 से ही हो चुका होता है। लेकिन ये आज की जंग नहीं है, ये मेरे ख्याल में पिछले 40 साल की जंग है। तो तब से तो मोसाद हो या CIA हो या अमेरिकन जो एजेंसीज दूसरी है, उन्होंने तो काफ़ी पहले से भी दखालत वो करके आए हैं और करते रहे और करते रहेंगे। लेकिन आज तक उनको किसी भी हाल में किसी चीज़ में कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। क्योंकि मैं आपको यहाँ एक ज़िम्मन एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आयतुल्लाह जो ख़ामनाई जो फाउंडर हैं वहाँ की जो रिवोल्यूशन आया है, बेसिकली कि उस वक्त जब वो आए हैं तो वहाँ करोड़ों लोगों ने उनका इस्तेकबाल किया है। अगर आज जिस तरीके से यहाँ हमारे मुल्क हिंदुस्तान के काफ़ी जर्नलिस्ट जो वहाँ गए थे तो वो वहाँ से वापस भी आए हैं, तो उन्होंने भी यहाँ ये एतराफ़ किया है कि भाई वहाँ का छोटा बच्चा से लेके एक बूढ़े तक जो उनके अंदर एक ऐसे एक मतलब वो एक जज्बा है मुल्क के हवाले से, ये सिर्फ इन चंद दिनों में या चंद महीनों में नहीं हुआ है, बल्कि इस पे पिछले 40 साल से एक काम किया गया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि एज शिया कम्युनिटी के हवाले से वो जब करबला की बात आती है ना, इमाम हुसैन की बात आती है, तब यही मतलब इंसान सोचता है कि भाई अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मुझे यानी वहाँ मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। अब अगर कोई इजरायली या अमेरिकन जो आर्मी वाला हो तो वो सिर्फ एक इस हैसियत में अपने काम को अंजाम देता है कि वो अपनी नौकरी को वो एक अपने फ़र्ज समझ के पेश करता है। लेकिन जो ईरानी है, जो उनमें दो चीज़ें, एक तो हो गया है कि वो एज इमाम हुसैन को मानने वाले, दूसरा ये है कि वो अपने आप को फ़ारस समझते हैं। जब फ़ारस वाली बात है वो उस पर भी फ़ख्र करते हैं और वो अपने आप को प्राउड महसूस करते हैं कि हम फ़ारस हैं।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।